दोस्तों, हिंदी में एक कहावत है कि अब पछतावत होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। यही हाल हमारे देश में होता है। अक्सर ऐसा होता है कि जब भी कुछ हो जाता है तभी लोगों की आंखें खुलती है। दोस्तों, बुधवार को अमावस्या थी और सभी को यह खबर थी कि बहुत सारे श्रद्धालुगण आएंगे और मेले में बहुत ज्यादा भीड़ होगा, क्योंकि लगभग 144 साल बाद ऐसा योग बन रहा था जिसमें कि अमृत काल, अमृत स्नान का महत्व बन रहा था। और इसमें ऐसा पंडितों के द्वारा या शास्त्र में जो लिखा गया है उसके अनुसार ये ऐसा योग है जिसमें बहुत सारे पुण्य मिलते हैं। खैर, इस पुण्य की प्राप्ति के लिए लोगों का हुजूम जो है उमड़ पड़ा था। शहर से, गांवों से, कई जगहों से, यहाँ तक कि विदेशों से लोग आ रहे थे और कुंभ के लिए, उस रात के लिए अपने को तैयार कर रहे थे। चारों तरफ कुंभ का जुनून, भीड़ ही भीड़। लेकिन रात को 1 बजे करीब में एक जो पुलिस का अफसर है वो संगम स्थान के तट पर जो बैरिकेडिंग है उसके पास खड़ा हो जाता है और माइक में बोलता है कि जो लोग भी सोए हैं वो कृपया करके उठ जाएं, क्योंकि यहाँ भगदड़ जैसा माहौल हो सकता है। शायद उस पुलिस ने सही अनुमान लगा दिया था, क्योंकि बहुत सारे लोग थे और वहां पे 1 बजे रात तक लोग सो रहे थे, जिससे कि वो पुलिस वाला जो है उन लोगों को जगाता है और बोलता है कि कृपया करके आप लोग उठ जाए, क्योंकि जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा तादाद में हैं और लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है। और आप लोग जब पहले आए हैं तो पहले अमृत स्नान करके उसके पुण्य के भागी बने। वहीं पे कुछ लोग जागते हैं, लेकिन उस समय इतनी ज्यादा भीड़ हो जाती है कि बहुत ज्यादा लोग वहां पे इकट्ठा हो जाते हैं। लाखों की संख्या में लोग इकट्ठा हो जाते हैं। अब वहीं क्या होता है कि जो लोग, कुछ लोग सोए हुए थे, तो जो लोग जा रहे थे, तो जब लोग सोए थे तो उनसे लिपट कर या उनके पैरों से टकरा कर लोग गिरना स्टार्ट कर देते हैं। जब लोग गिरने लगते हैं तो हाय तौबा मच जाती है। अब जो सोया हुआ आदमी है वो तो भौचक्का रह जाएगा, वो तो डर जाएगा कि आखिर ये क्या हुआ। खैर, एक पर एक लोग गिरने लगते हैं और लोगों को यह पता नहीं चलता है कि आखिर हुआ क्या है। इतने में जो है वो भगदड़ जो है एक बड़ा सा रूप ले लेता है और वहां पे बहुत सारे लोग भागना चाहते हैं, जो खाली जगह है उस ओर जाना चाहते हैं, लेकिन दूर दूर तक जो भीड़ है वो खत्म नहीं होती है। खैर, ऐसे लगभग 45 पॉइंट बने थे, लेकिन लोगों में उस पॉइंट पे ज्यादा ही उत्साह था। उन्हें लग रहा था कि वहां से वो दर्शन करेंगे तो उन्हें ज्यादा पुण्य लाभ मिलेगा, ऐसा लोगों का मत था। इसलिए वहां पे भीड़ ज्यादा से ज्यादा इकट्ठी हो गई थी, जिसे कंट्रोल करने में पुलिस सक्षम नहीं हो रही थी। खैर, जब अचानक लोग एक दूसरे पे गिरने लगते हैं तो लोगों को यह समझ में नहीं आता है कि क्या हो गया और क्या करें। इसी में एक लड़का होता है जो अपनी माँ का, बूढ़ी माँ का हाथ पकड़े होता है। भीड़ का इतना दबाव होता है जिससे कि उसकी माँ का हाथ छूट जाता है और वो उससे दूर हो जाता है, वो उससे बिछड़ जाता है और बहुत सारे चीख पुकार मच जाते हैं। लोग भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन भाग नहीं पाते हैं। चारों तरफ भीड़ का इतना ज्यादा साया होता है कि लोगों को दम घुटने लगती है और दम घुटने से बहुत सारे छोटे बच्चे और औरतों की मृत्यु हो जाती है। खैर, यह देखकर और ज्यादा जो भीड़ है वो अनियंत्रित हो जाती है और लोग एक दूसरे को ढूंढने लगते हैं। खैर, इतने में जो गवर्नमेंट का अधिकारी होते हैं तत्परता दिखाते हुए एम्बुलेंस बुलाते हैं। एम्बुलेंस में लोगों को बैठाया जाता है और लेके जाया जाता है, लेकिन भीड़ इतना ज्यादा होती है कि इस काम में भी बाधा आती है। बहुत सारे लोग अपनों के लिए उसमें तड़पते हैं, बिलखते हैं। दोस्तों, आनन फानन में इन लोगों को नजदीकी हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, जहाँ पे इनके चिकित्सा किया जाता है। लेकिन इस क्रम में बहुत सारे लोग दम तोड़ देते हैं और बहुत सारे लोग जख्मी हो जाते हैं। लगभग 30 लोग के मरने की खबर है, वहीं पे लगभग 60 लोग जो हैं जख्मी हो गए हैं। मेरे जिले यानी गोपालगंज से लगभग 3 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। दोस्तों, 13 जनवरी को इस कुंभ का भव्य आयोजन होता है और ऐसा आशा किया जाता है कि आने वाले समय में इस कुंभ को याद किया जाएगा। वहीं पे बहुत ही सक्षम व्यवस्था की व्याख्यान किए जाते हैं। लेकिन 29 जनवरी आते आते इस कुंभ की पोल खुलने लगती है, जहां पे लोग बहुत ही ज्यादा खुश थे कि कुंभ में बहुत सारे इंतजाम है और बहुत सारी सुविधाएं हैं। वहीं पे लोग अब ऐसा कहते नजर आ रहे हैं कि ये इंतजाम जो केवल नेताओं के लिए है और यह जो वीआईपी कल्चर के लोग हैं उन्हीं लोगों को सारी सुविधाएं मिल रही है, जबकि जो आम पब्लिक है उसको बहुत सारे मतलब कि जो परेशानियां हैं वो उठानी पड़ रही है। दोस्तों, कुंभ शुरू होने के कुछ ही दिन बाद 19 जनवरी को 19 नंबर सेक्टर में एक भयंकर आग लग जाती है। बतलाया जाता है कि चाय बनाते समय यह आग लगी होती है, जो कि एक सिलेंडर में, छोटे से सिलेंडर में ब्लास्ट होता है। फिर ये जो आग है भयंकर रूप ले लेती है और लगभग 80 जो 180 तंबू हैं वो स्वाह हो जाते हैं। खैर, इस आग पे बहुत जल्दी काबू पा लिया जाता है, लेकिन तब तक ऐसी आशंका नहीं थी कि भगदड़ जैसी कोई अनहोनी भी हो सकती है। खैर, इतना अंदाजा सबको था
कि अमावस्या के दिन बहुत ज्यादा भीड़ होगी और उसके लिए बहुत ज्यादा इंतजाम करने की जरूरत है। दोस्तों, खबर तो ये भी है कि उस भगदड़ के बाद यानी कि गुरुवार को, यानी कि आज सुबह में भी आग की लपट उठी है। उसमें भी कुछ जो पंडाल है वो जल गए हैं, लेकिन इस आग पे काबू पा लिया गया है। वहीं पे आग बुझाने के लिए प्रशासन के द्वारा बहुत सारी सुविधाएं भी दी गई है। 4 आर्टिकुलेटिंग वाटर टावर दिया गया है। फायर ब्रिगेड के लगभग 350 से ज्यादा गाड़ियां हैं। 2000 से ज्यादा जो है ट्रेन मैन पावर लगाया गया है जो आग को बुझा सके। 50 जो अग्निशमन जो व्हीकल है वो लगाए गए हैं। 20 फायर पोस्ट बनाए गए हैं जिससे जल्दी से जल्दी आग पे काबू पाया जा सके। बैरिकेडिंग टूटने से जो हादसा हुआ है उसके लिए योगी सरकार ने प्रशासनिक अधिकारियों को फटकार लगाई है और आईएएस अधिकारी आशीष गोयल और भानुचंद्र को इस मामले की रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। गवर्नमेंट को और लोगों को भी यह बहुत भली भांति पता था कि अमावस्या के दिन बहुत ज्यादा भीड़ होने वाली है, इसलिए पहले से ही व्यवस्थाएं करनी चाहिए थी। वहां पे ज्यादा से ज्यादा पुलिस बल तैनात करने चाहिए थे और यहाँ तक कि न्यूज में ऐसा बुलवा देना चाहिए कि जो भी व्यक्ति आ रहे हैं वो अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें। यहाँ तक जो बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं वो कम से कम आए, ताकि जो भीड़ होगा या ज्यादा लोग होंगे तो उनको कोई परेशानी नहीं होगी और भगदड़ जैसी स्थिति से बचा जा सकता है। जो वहां पे अभी लोग जा रहे हैं वो ऐसा बता रहे हैं कि उनको बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ रही है, बहुत सारा बद इंतजामी है, जहाँ पे लोगों को बाथरूम के लिए, शौच के लिए भी दिक्कत हो रहा है और बहुत सारी परेशानियां उठानी पड़ रही है। इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए था कि ज्यादा से ज्यादा व्यवस्था बनाई जाती, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा होने वाला था। वहीं पे एक चीज पे लोग ज्यादा सवाल उठा रहे हैं, वो है एक वीआईपी कल्चर। वीआईपी कल्चर में ऐसा ट्रीटमेंट था कि जो भी कोई वीआईपी आ रहा था तो उसकी जो गाड़ी है वो संगम तट तक, मतलब आसपास तक जा रही थी, जबकि जो श्रद्धालुओं की गाड़ियां हैं वो लगभग 20-30 किलोमीटर पहले ही रोक दी जाती थी। इससे जो श्रद्धालु है, जो आम आदमी है, उसको बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। सुनने में कड़वी लगेगी लेकिन यह सत्य है। मैंने टीवी पे देखा, एक बाबा जी जा रहे थे और उनके साथ बहुत सारे प्रशासनिक अधिकारी आगे आगे दौड़ रहे थे और जो लोगों की भीड़ है उसको दूर कर रहे थे। खैर, उनको तो यह पता होनी चाहिए कि जो लोग आए हैं वो भी वहां स्नान करने के लिए आए हैं और वो भी एक अपनी चाल में चल रहे हैं, तो उनको भगाकर और बाबा जी को स्पेशल दर्शन करवाया जा रहा था, यानी कि उस घाट पे ले जाया जा रहा था। वहीं पे बहुत सारे ऐसे नेता हैं या लीडर्स हैं जिनको वीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया था, यानी उस बाबा के जैसे ही उनको भी ट्रीटमेंट दिया गया था, क्योंकि जब ये लोग आते हैं तो इन लोगों से लोगों को परेशानी होती है, क्योंकि जो लोग हैं ना वो बहुत पहले ही अपनी व्हीकल छोड़ चुके होते हैं। कोई ट्रेन से जा रहा है, कोई बस से जा रहा है, कोई अपनी गाड़ी से जा रहा है। जो अपनी गाड़ी से गया है उसको तो और परेशानी है, क्योंकि जो अपनी गाड़ी है वो कहीं भी लगा दिया है, कहीं पार्किंग किया है, उसको अपनी गाड़ी का टेंशन है। दूसरा ये है कि जिनको साथ में लेके गया है सब इकट्ठे रहना चाहिए। अगर सपोज दैट अगर कोई वीआईपी आदमी जा रहा है और उसके कारण जो भीड़ है वो तितर बितर कराई जा रही है, जो लोग हैं आपस में जुट कर कहीं जा रहे हैं कि कोई खो ना जाए, लेकिन पुलिस के डर से वो एक दूसरे का हाथ छोड़ दे रहे हैं। अब हाथ छोड़ दे रहे हैं तो उनके खोजने में कितनी परेशानी होगी, जरा आप ही सोचिए। लेकिन इन वीआईपी कल्चर वालों को इससे क्या फर्क पड़ता है। काश से वीआईपी ट्रीटमेंट पहले ही बंद कर दिया जाता, जिससे कि लोगों की सुविधाएं बढ़ जाती और लोगों को इस हादसे का शिकार नहीं होना पड़ता था। हाँ, इसके लिए एक कदम उठाया जा सकता था। अगर आपको वीआईपी ट्रीटमेंट देनी ही थी, वीआईपी सुविधाएं देनी ही थी, तो क्यों ना उसके लिए कुछ अलग ही डेट निर्धारित कर देते कि इतना से इतना दिन तक वीआईपी लोग स्नान करने आएंगे, उसके बाद श्रद्धालुगण आ सकते हैं। उसमें भी जाने को लोग तैयार हैं और लोग इसलिए भी तैयार हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि चलो वीआईपी लोग पहले दर्शन कर लें, उसके बाद हम दर्शन करेंगे। इसमें उनको तकलीफ नहीं होती। लेकिन एक साथ ये वीआईपी भी आते हैं, आम लोग भी आते हैं, तो परेशानियां होना तो लाजमी है। सच बताऊं तो इस मेले में मुझे आईआईटी जो बाबा है, जो कि बहुत फेमस हुए हैं, खैर वो चाहते तो बहुत सारे लोग उनको बहुत सारी सुविधाएं दे देते हैं, लेकिन जैसा कि वो बोलते हैं कि मेरा कोई गुरु नहीं है और न ही मेरा कोई चेला है। मैं तो इससे बहुत खुश हूँ, क्योंकि उनको कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं है और नहीं वो वीआईपी ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं। जहां मन किया वहां बैठ गए, जहां मन किया वहां भजन कर रहे हैं, बिल्कुल मस्त मौला। दोस्तों, अब चाहे जितने भी रूल बना लें, लेकिन ये बात तो सही है कि जैसे इंतजाम अमावस्या के दिन होने चाहिए वो वैसे नहीं हुए थे। आजकल के जमाने में किसके पास न्यूज नहीं है और कौन व्यक्ति है जो नहीं जानता है कि इस दिन को भीड़ होने वाली है। ये सबको पता है, तो लोगों को भी थोड़ी समझदारी यूज करनी चाहिए थी और लोगों को ये सोचना चाहिए था कि क्यों ना, जब 1.5 महीने का मेला है, 1.5 महीने का स्नान है, तो क्यों ना हम जिस दिन भीड़ ना हो उस दिन जाए।
क्या लूट मची है? क्या सभी लोग एक ही दिन जाना चाहते हैं? थोड़ी सी समझदारी तो होनी ही चाहिए थी। हमारे देश की मीडिया भी ना कम कसूरवार नहीं है। ये लोग भी ना छोटा छोटा बात के लिए इतना चिल्लाते हैं कि उसको बड़ा बना देते हैं। खैर, महाकुंभ तो बहुत बड़ा था। इनकी जो चिल्लाने की आदत है ना, ये चिल्लाने की आदत से हर चीज को प्रूव कर देते हैं, चाहे वो सही हो या गलत। आप देखिए, जब कोरोना आया था तो कोरोना अभी चीन में था, तब तक वो इंडिया में ला दिए। जब इंडिया में आ गया तो जब तक वो कर्नाटक में था तब तक बिहार में ला दिए। इतनी चिल्लाहट इनके बीच मचती है ना कि जो आम आदमी है ना, वो जब टीवी देख रहा होता है तो उसे ऐसा लगता है कि बिल्कुल उनके सामने अब घट जाएगा। अगर कोई मर रहा है तो उसको ऐसे व्याख्यान देते हैं कि देखिए कैसे मर रहा है, क्या हो गया है, दम घुट रहा है, ये हो रहा है, हो रहा है। अभी जो देख रहा होता है ना, उसको इतनी दिक्कत होती है, इतनी परेशानी होती है कि वो करे तो करे क्या, वो उनको कुछ कर भी नहीं सकता। लेकिन जो उसकी दिल की धड़कनें है ना, वो बढ़ने लगती है। और जो डरपोक नहीं है, जो डरता भी नहीं है ना, वो भी एक बार के लिए डर जाता है और उसे ऐसा लगता है कि शायद बिल्कुल ऐसा सच्ची हो रहा है और ऐसा हम नहीं किए हैं तो ऐसा हो जाएगा। महाकुंभ का भी ऐसा बज तैयार कर दिया गया, अमृत स्नान, कि लोगों के माइंड में यह असर कर गया कि अमृत स्नान तो हमें करना ही है, चाहे कैसे भी हो। मीडिया के लोग इतने चिल्लाते हैं ना कि अगर इनके अनुसार चला जाए ना, अगर इसके अनुसार सोचा जाए तो कल ही थर्ड वर्ल्ड वार हो जाए। ऐसा होता है ना कि जब रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा था तो बोल रहे थे अब थर्ड वर्ल्ड वार होने वाला है, बस कुछ ही घंटे बाकी है, अब सब कुछ खत्म हो जाएगा। रूस जो है ना, वो क्या करेगा, परमाणु बम छोड़ देगा। ऐसा ये लोग बोलते हैं। वहीं पे जब इसराइल और हमास का युद्ध चल रहा था तो मीडिया वाले तो ऐसे दहा रहे थे जैसे अगर इनके हाथ में बम रहता तो वो हमास पे या इसराइल पे ले जाकर फेंक देते। खैर, इतना चिल्लाम मचाते हैं ना, इतना चिल्लाम मचाते हैं कि लोग डर जाते हैं कि सही में वार हो ही जाएगा। और लोग तो ये भी पढ़ के देखने लगते हैं अखबार में कि कहीं परमाणु बम तो नहीं गिर गया आज, कहीं कल तो दुनिया ही नहीं खत्म होने वाली है। बस लोगों में इतना डर हो जाता है। खैर, कितने लोग तो अपनी नौकरी से रिजाइन भी दे देते हैं, भैया अब कमाने का क्या फायदा, अब क्यों नौकरी करें, अब तो दुनिया खत्म ही होने वाली है। दोस्तों, मुझे याद है 2012 में किसी देश का कैलेंडर खत्म होने वाला था और ये लोग बोल रहे थे कि दुनिया खत्म हो जाएगी, क्या होगा, अब तो दुनिया खत्म हो जाएगी। वहीं पर सन 2000 में ऐसा बोल रहे थे ना कि जो सूरज है ना, आग की किरणें फेंकेगा और आग की किरणें इतनी तेज होंगी कि वो बम जैसा होंगी और लोग जल जाएंगे, मर जाएंगे, सब खत्म हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। और इतनी ईमानदारी से बोलते हैं, इतने चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं कि लगता है कि आदमी सही में अब खत्म हो जाएगा, ये दुनिया खत्म हो जाएगी। ऐसा हाल कोरोना में भी हुआ था। दोस्तों, कोरोना में न्यूज वाले इतने चिल्लाए, इतने चिल्लाए, इतने चिल्लाए कि कोरोना चीन से खत्म होकर इंडिया में फैल गया। मेरे को तो लगता है कि लोग कोरोना से कम लेकिन डर से ज्यादा मर गए। लोगों के अंदर ये डर फैल गया कि मुझे कोरोना हो गया है, अगर मुझे कोरोना हो गया है तो अब तो कुछ होने वाला नहीं है, बचने वाला नहीं हूं, क्योंकि बहुत डेंजरस बीमारी है। जैसा कि न्यूज चैनलों में दिखाया जाता था कि अगर किसी को छू लेंगे तो कोरोना फैल जाता है, अगर कहीं पर बैठ जाएंगे तो कोरोना का जो वायरस है ऐसे होता है, वैसे होता है, ये जो वायरस इतना डिग्री पे मरता नहीं है, ऐसे पकड़ लेता है, रूम में बंद रहेंगे, किसी को सांसों से किसी के सांसों में घुस जाता है। इतना डर था कि लोग एक दूसरा अगर कोई खांस भी तो लोग भाग जाते थे। कुछ न्यूज चैनल वाले, कुछ टीवी चैनल वाले इतने चिल्ला रहे थे कि फिर से एक वायरस चाइना में फैल गया है जो कि बेंगलुरु आ चुका है और वहां से ट्रेन पकड़कर इस देश के सभी जगहों पर जा रहा है। खैर, अच्छा हुआ जो कुंभ लगा और ये लोग कुंभ की न्यूज में बिजी हो गए, नहीं तो अभी तक ये नया वायरस अभी तक पूरा इंडिया फैला चुके होते हैं। मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है, जो पहले वाला इंडिया का जो नेशनल चैनल था जिसमें समाचार बोलते थे, लेकिन जो आजकल के पत्रकार है ना, वो ऐसे बोलते हैं कि एक छोटा सा पटाखा फूट गया तो ऐसा लगता है कि बम फूट गया हो। दोस्तों, हर चीज के लिए सरकार के ऊपर छोड़ देना बहुत ज्यादा गलतफहमी होगी। सरकार को लोगों पर ध्यान तो देना ही चाहिए, लेकिन लोगों को भी इतना ध्यान रहना चाहिए कि अगर वो कहीं जाते हैं, अगर कहीं भी आना जाना उनका होता है तो अपनी यात्रा में सावधानी रखें और ये सोचे कि वो जहाँ पे जा रहे हैं वहां पे प्रॉपर व्यवस्था है कि नहीं। अगर ज्यादा भीड़ है तो उस दिन जाने से बचे, अगले दिन की प्लानिंग करें। ऐसा जरूरी नहीं है कि भीड़ में ही हम भीड़ का हिस्सा बने और किसी अनहोनी को न्योता दें। दोस्तों, आजकल का जो युग है ना, ये इंटरनेट का है और इस इंटरनेट युग में बहुत सारी चीजें हम दूर से ही देख, समझ और सुन सकते हैं। खैर, कुंभ के मामले में ऐसा नहीं लागू होता है, क्योंकि कुंभ में तो हमें जाना ही पड़ता है, क्योंकि वहां स्नान करना रहता है। लेकिन हमें सावधानियां तो जरूर बरतनी चाहिए। वहीं पे एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, जब रामलला का जो राम मंदिर है उसका उद्घाटन हुआ, तब सरकार ने वीआईपी लोगों को न्योता दिया था और बहुत सारे लोगों को ऐसे वहां पे जाने पे मनाही थी। खैर, मैं सोचता हूं अगर लोगों को उस समय बुलाया गया होता तो एक बहुत बड़ी अनहोनी हो गई रहती,
क्योंकि उस समय पूरे इंडिया से रामलला के दर्शन के लिए लोग आने को बेताब थे। उस समय गवर्नमेंट ने बहुत सूझबूझ बड़ा कदम उठाया था, लेकिन कुछ ऐसे चंद लोग थे जो ऐसा बोल रहे थे कि ओनली वीआईपी को ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, ओनली वीआईपी को बुलाया जा रहा है, आम लोग को नहीं बुलाया गया। लेकिन उसमें मैं मन ही मन खुश हो रहा था कि आम लोग नहीं गए तो एक बहुत बड़ी अनहोनी मच गई, क्योंकि उतने लोग, पूरे इंडिया के लोग और विदेशों के लोग उस समय जाते तो सोचिए क्या हो सकता था। मंदिर बनने के बाद बहुत सारे लोग गए वहां, दर्शन किए, और अभी तो पूरा जन्म दर्शन करना है और दर्शन करते रहेंगे। लेकिन उस समय न बुलाकर गवर्नमेंट ने अपनी सूझबूझ का पहचान दिया था। धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरे किसी भी बात से आप आहत हुए हैं उसके लिए मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। सत्यमेव जयते। जय हिंद, जय भारत।